फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स मैथ समझो, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज मैं फिर से लाया हूँ कुछ एमसीक्यूज़ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्लास 11 के फिजिक्स का एमसीक्यू। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है। कैसा गति करती है? एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, असमान त्वरण से या असमान वेग से। तो आपको पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो जब तक फोर्स लगेगा तब तक उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। और यहाँ कैसा फोर्स है? एक नियत बल है। तो नियत बल जब लगेगा तो उस वस्तु में नियत त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कांस्टेंट फोर्स या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर है बी, एक समान त्वरण से वस्तु गति करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो कार के इंजन द्वारा लगाया जाता है, कार के ड्राइवर द्वारा लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, सड़क द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा इसका, सड़क द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? सड़क द्वारा लगाया जाता है। कैसे, इसको समझेंगे। सड़क द्वारा कैसे लगाया जाता है? जब कोई कार या कोई भी वस्तु गति करती है या कोई भी वाहन गति करती है सड़क पे, तो घर्षण बल ही उत्तरदायी होता है कि उसके टायर को घूमने। एक्चुअली होता क्या है, जब इंजन घूमता है, इंजन पहिए को घुमाता है, पहिया को घुमाता है, पहिया सड़क पे संपर्क में रहता है, सड़क के संपर्क में रहता है। तो सड़क का जो घर्षण बल है वो क्या करता है? कार के पहियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी द्वारा, सॉरी कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? सड़क द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, घर्षण बल, कौन सा बल लगाया जाता है? घर्षण बल लगाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। किसी चक्रीय प्रक्रम में ऑप्शन ए, किया गया कार्य शून्य होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। किया गया कार्य ऊष्मा पर निर्भर नहीं करता है। या ऑप्शन डी, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर है निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। यानी कि किसी निकाय यानी किसी सिस्टम को हम जो एनर्जी देते हैं, किसी सिस्टम को जो एनर्जी जितना देंगे वो उतना कार्य करेगा। चक्रीय प्रक्रम का ये खास गुण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि एक आदर्श इंजन 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और एसआई मात्रक क्या होता है टेम्परेचर का? केल्विन। तो इसे सबसे पहले केल्विन में बदलना होगा। तो यहाँ पे T1 लिखते हैं। T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 327 प्लस कैसे बदलते हैं केल्विन में? 273 डिग्री सेल्सियस ऐड करना होगा। तो 327 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 600 केल्विन। ठीक है, ये 600 केल्विन हो गया। अब T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया T1 और T2। तो दक्षता का सूत्र क्या होता है? दक्षता हम कैसे निकालते हैं? तो 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100%, ये है दक्षता का सूत्र। इसे याद रखेंगे। तो इस पर अगर हम ये पुट करते हैं सारे वैल्यूज़ को, तो 1 माइनस 300 बाई 600 से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? इंटू 100। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हाफ। 300 बाई 600 कितना हो जाएगा? हाफ। तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 1 माइनस हाफ का वैल्यू 1/2। ठीक है, इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 50। दैट इज़ इसका आंसर हो गया 50%। तो हो जाएगा आंसर डी, 50%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है कि आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा की गई?
तो इसका सही उत्तर है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, आई इक्वल टू जनरल फॉर्मूला इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, समेशन भी होता है। तो एम आर स्क्वायर यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है केजी, और लंबाई का मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी है सही, केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का या लंबाई का, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या इनमें से कोई नहीं। तो कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरती है तो इसके पोजीशन को दर्शाने के लिए एक ही निर्देशांक की आवश्यकता होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक विमीय। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान 0 होता है जब f का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने चर्चा किया f इक्वल्स टू ma होता है फॉर्मूला, तो a का मान 0 होने के लिए f का मान भी 0 होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, f इक्वल्स टू 0। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समानुपाती या अनुक्रमानुपाती से हुआ। इसका अर्थ है कि वस्तु कैसा चल रहा है, दूरी और समय, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके द्वारा चली गई दूरी भी बढ़ती जा रही है, यानी वो उसकी गति कैसी होगी, तो एक समान चाल से होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा समान चाल से चल रही है। अगला सवाल है, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। ढाल यानी स्लोप, या और इसे क्या कहते हैं, प्रवणता। तो ढाल पता करने के लिए हमें दो राशियों को आपस में डिवाइड करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, और जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हमें दोनों राशियों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे चूँकि ढाल पूछा जा रहा है तो चाल को समय से भाग देना होगा, तो चाल को v से लिखते हैं, बाय t करना होगा। तो v बाई टी को और कैसे हम लिख सकते हैं, v यानी कि चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को s से लिखते हैं, तो s बाई टी इंटू पहले से एक t है तो s बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, s बाई टी स्क्वायर। तो अब s बाई टी स्क्वायर से ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी राशि है, तो अगर हम इसका मात्रक लिख देते हैं तो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा भौतिक राशि है। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और डिवीज़न का साइन है तो यहाँ पर का साइन होगा, और टी फॉर टाइम, तो इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, ये त्वरण का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है, MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक है। तो MKS पद्धति में भी वही होता है जो SI पद्धति में होता है। तो SI पद्धति में आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा आंसर, ऑप्शन सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः U तथा V वेग से विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग होगा। तो दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं। मान लीजिए एक गाड़ी इधर U वेग से और एक गाड़ी उसी दिशा में V वेग से, यानी कि दोनों की विपरीत दिशा हो गई। तो आपको पता होगा कि जब दो वस्तुएं विपरीत गति करती है तो उनका जो सापेक्षिक वेग होता है एक दूसरे के सापेक्ष, वो आपस में जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सापेक्षिक वेग, U प्लस V। तो आंसर हो जाएगा बी, V प्लस U या U प्लस V, बात एक ही है, तो आंसर बी, U प्लस V। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना करने पर तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो द्रव्यमान को दोगुना करना है और वेग को आधा करना है, तो m डैश इक्वल्स टू 2m और v डैश इक्वल्स टू v बाई 2। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है।
तो जो नया गतिज ऊर्जा होगा k डैश इक्वल्स टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ m की जगह m डैश हो जाएगा, तो m इंटू वी स्क्वायर, तो 2m इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ v डैश स्क्वायर होगा, तो v डैश का वैल्यू कितना है v/2, तो v/2 का स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्या होता है गतिज ऊर्जा का हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ m के जगह पे क्या है 2m है, तो यहाँ 2m हो जाएगा। v स्क्वायर होता है तो यहाँ v डैश की जगह क्या है v/2 है, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये अब देखेंगे ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा तो 1/2 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब कितना हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू हाफ, ध्यान देंगे हम अलग अलग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, जो नया काइनेटिक एनर्जी वो k डैश इक्वल्स टू k इंटू हाफ यानी k/2। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो k है वो पहले की काइनेटिक एनर्जी है और ये है k डैश बाद वाली काइनेटिक एनर्जी जो चेंज किया मैंने कि द्रव्यमान दोगुना कर देते हैं और वेग को आधा कर देते हैं। तो जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो गया हाफ हो गया पहले का, तो ये आंसर हो जाएगा क्या आधी हो जाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आधी। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अब आगे। हम अगला सवाल है सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा जब उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि उसका आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा और प्रभावी लंबाई क्या होगी, तो प्रभावी लंबाई पूछा जा रहा है। तो किसी सरल लोलक के लंबाई और आवर्तकाल में जो संबंध होता है वो आपको पता होगा। क्या होता है t इक्वल्स टू 2 पाई, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। और t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। तो इससे हम L का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L/G हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L/G होगा ना। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा L इक्वल्स टू t स्क्वायर G बाय 4 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया L का वैल्यू। अब पूछा जा रहा है कि L डैश जो नया लंबाई होगा L डैश, तो L डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t का वैल्यू दोगुना कर दिया जाता है तो यहाँ कितना हो जाएगा t का वैल्यू 2t हो जाता है। अब तो 2t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, बाकी सब तो वही रह जाएगा g बाई 4 पाई स्क्वायर होगा ना। तो अब देखेंगे यहाँ से कि टी स्क्वायर जी बाई 4 पाई स्क्वायर और ये टी स्क्वायर जी बाई 4 पाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है L है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे L डैश इक्वल टू हो जाएगा 4L। क्या हो जाएगा 4L, यानी कि प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाती है। क्लियर है, ध्यान से देख लेंगे समझ लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुनी, यानी कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी 4 गुनी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है, जब त्वरण उत्पन्न होता है तब क्या होगा, हम जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है ma। तो जब त्वरण उत्पन्न होगा इसका अर्थ है कि उसमें बल ज़रूर लग रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, उस पर सदैव कोई बल कार्यरत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल्स टू F/A होता है ना। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वह A/4। तो A/4 जब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा जो P डैश होगा नया फोर्स, तो F/A/4, तो बाई 4 तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4F/A, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है। आपने देखा होगा कि जो हल्की चीज़ें होती हैं वो पानी पे तैरने लगती है और वो डूबती नहीं है। तो यहाँ पे लोहे की सुई जो है वो
पानी के सतह पे तैरती है। तो इस सुई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर पृष्ठ तनाव। वो पृष्ठ तनाव के कारण नहीं डूबती है। आपने देखा होगा कि कोई मक्खी या मच्छर या छोटा कीट पानी की सतह पर आराम से बैठ सकता है और उस पर चलता भी है, तो वो भी इसी घटना के कारण, किसकी घटना के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण वो नहीं भीगती है ना डूबती है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, वो तूफान के आने का संकेत प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे चल, अगला सवाल है, किसी एल्युमिनियम के गोले को जल में डुबाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 डिग्री सेल्सियस के जल की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस के जल की उत्प्लावनता कम होगी। तो यहाँ देखेंगे बार बार 4 डिग्री और 0 डिग्री का कंपेयर किया गया है। तो 4 डिग्री का ही क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो घनत्व जब ज़्यादा होता है तो उसका उत्प्लावनता भी क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ ऑप्शन है कि 4 डिग्री सेल्सियस जल की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस जल की उत्प्लावनता कम होगी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस वाला का ज़्यादा होगा 0 डिग्री की अपेक्षा, यानी यही सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं। एक सदिश जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के साथ संपाती होता है, यानी एक ही होता है, संपाती मतलब एक ही होता है, उसे कहा जाता है, क्या होता है, वो शून्य सदिश कहलाता है। जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होता है, वो क्या होता है, शून्य सदिश होता है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ज़मीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 केजी द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी, ज़मीन से 20 मीटर की ऊंचाई पे रखा गया है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। तो यहाँ m कितना है, 10 है, और g का वैल्यू भी 10 लेने कहा है, और h कितना है, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 2000 जूल हो जाएगा। तो 2000 जूल कौन सा है, ये ऑप्शन है सही। 2 किलो जूल, इसको 2 किलो जूल भी लिख सकते हैं के। अगला सवाल है, 20 केजी की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है, एक स्थिर बल की क्रिया के तहत यह 7 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखें, ये एक्चुअली कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा होगा आपने। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कार्य के बराबर होता है, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ देखेंगे कि वस्तु शुरू में किस अवस्था में थी, विरामावस्था में थी, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो u का वैल्यू 0, और फिर क्या बोला गया है, ये 7 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो v का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड। अब w इक्वल्स टू क्या होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, तो यहाँ पे u तो 0 है, u का वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा ख़त्म, 0 हो गया। तो क्या बच गया, हाफ इंटू m का वैल्यू कितना है, 20 इंटू v²। तो v का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 इंटू 7, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10, तो 7 7 जा 49 इंटू 10, तो 490, 490 जूल हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, 490 जूल। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, 490 जूल। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, एक कार आरंभ में विराम से नियत त्वरण के साथ एक सरल रेखा के अनुदिश 4 सेकंड में 20 मीटर की गति करता है। तो यहाँ दूरी दे दी गई है 20 मीटर। ठीक है, यहाँ दूरी दे दी गई है, समय दे दिया गया है, तो कार का त्वरण पूछा जा रहा है। तो s का वैल्यू दे दिया गया है, s इक्वल्स टू कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर है, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, 20 मीटर। और समय t का वैल्यू दे दिया गया है 4 सेकंड।
तो पूछा और u का वैल्यू क्या है, विरामावस्था से चलती है तो u का वैल्यू 0 है। तो पूछ रहा है त्वरण क्या होगा, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें u और v दोनों चाहिए। तो v तो नहीं दिया गया है लेकिन v हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s का वैल्यू कितना है 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे, ठीक है। और u का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। हाफ इंटू a कितना है, a हमें पता ही करना है। और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू 4 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 क्योंकि t स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, 2 से 16 तो कितना हो जाएगा 8। तो अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 5/2 यानी 2.5 क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है देख लेंगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लेंगे एक बार, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, ध्वनि का तारत्म्य निर्भर करता है ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, तरंग रूप पर या तीव्रता तथा तरंग रूप पर, दोनों पर। तो इसका सही आंसर है ध्वनि की आवृत्ति पर। अगला सवाल है, प्रत्यास्थता गुणनांक का मात्रक है, तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आंसर फर्स्ट वाला है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग, प्रत्यास्थता गुणनांक का विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला, तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स, न्यूटन मतलब फोर्स का, तो फोर्स का क्या होता है mLT-2 बाई मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो यहाँ पे यहाँ एल है तो एक एल इससे कैंसिल होगा और ये एल ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ml-1 और t-2, तो ml-1 t-2 फर्स्ट वाला है ए, ml-1 t-2। आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल है, किसी तार का ताप दोगुना कर दिया जाता है तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणनांक कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, वही रहेगा या घट जाएगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणनांक जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर अगर जो बढ़ता है तो यंग प्रत्यास्थता गुणनांक क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ताप को दोगुना कर दिया जा रहा है तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणनांक घट जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणनांक का मान होता है, तो पूर्णतया दृढ़ वस्तु है तो इसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणनांक क्या होता है, अनंत होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 MCQ क्वेश्चंस किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।